कम करने के लिए और इंडियन रेलवेज में जान फूंकने के लिए वंदे भारत की ट्रेन लॉन्च हुई सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कुछ साल पहले। और ये ट्रेन लॉन्च होने के बाद सारे पैसेंजर्स की लाइफ स्मूथ हो गई, क्योंकि इसमें ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसमें 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव हो चुकी है, जो कि नॉर्मल 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा है। और ये जाहिर सी बात है सुबह सुबह पैसेंजर्स के लिए लगती है। यहाँ छत्तीसगढ़ में दिन में एक बार लगती है और 6 दिन हफ्ते के लगती है। और इनफैक्ट बिलासपुर से ये शुरू होती है और फिर जाती है रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव की तरफ और उसके बाद फिर ये महाराष्ट्र निकल जाती है। और आज हम भी ये सुगम यात्रा लेंगे। आइए चलिए हमारे साथ इस जर्नी में सवार हो जाते हैं और चलते हैं रायपुर की ओर, यानी राजधानी की ओर। वहां पर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से लोकसभा 2024 के लिए पूरा छत्तीसगढ़ तैयार हो रहा है। आइए चलते हैं। यात्रा शुरू हो चुकी है और मैं अपनी कोच की तरफ बढ़ती हूँ और आप देख सकते हैं ऑटोमेटेड यहाँ पे डोर्स हैं, तो बिल्कुल आसानी होती है आने जाने में। और बहुत ही शानदार, थैंक यू सो मच, बहुत ही शानदार आपका वेलकम किया जाता है एक रोज देकर। और ये वंदे भारत की एक बहुत ही प्यारा एक वेलकम आप देख सकते हैं। सभी यात्रियों को रोज सुबह एक रोज दिया जाता है कि आइए वंदे भारत में आपका स्वागत है और आपकी यात्रा सुगम करें। ये वंदे भारत ट्रेन बिलासपुर से चलकर रायपुर और फिर रायपुर से दुर्ग होते हुए राजनांदगांव और गोंदिया के बाद आखिर में नागपुर पहुंचती है। 2024 का चुनावी मूड जानने के लिए बिलासपुर से हमारा पहला पड़ाव होगा रायपुर। उससे पहले हम सफर में लोगों का चुनावी मूड जानते हैं। बड़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है, हाईवे है, अभी राम मंदिर का भी मुद्दा है। राम मंदिर देश में मतलब 500 वर्षों के बाद बना रहे हैं। मोदी गवर्नमेंट की वजह से ही पॉसिबल हो पाई अभी तक। जिस तरीके से बहुत सारे जो इश्यूज थे जो इतने सालों से चल रहे थे, जैसे भी अब राम मंदिर का भी चल रहा है ट्रेंड में इस टाइम पे, तो वो सारे रिसॉल्व कर रही है। ये बहुत अच्छी चीज है कि जो कि एक लोकल मुद्दे होते हैं ना, उस पर हम उलझ के नहीं रहेंगे। या हमारे फ्यूचर्स में जो भी हमारी और भी हमारी जनरेशन आने वाली है, उनको वो नहीं होगा कि भाई हम कश्मीर में ऐसा था या फिर राम मंदिर अभी तक चल रहा है। तो मतलब वो मुद्दे गवर्नमेंट कहीं ना कहीं खत्म कर रही है। बहुत अच्छी चीज है इस गवर्नमेंट की। हम सब ने 370 खत्म होते हुए देखा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये दूसरे कार्यकाल में कानून बना। रहेगा कि मैं तो राम जी के लिए वोट करूंगा। अच्छा। क्योंकि ये है कि मैंने भी बहुत पहले से देखा है सारी चीजें, हमने सबने देखा है न्यूज में क्या क्या चीजें हुई थी। और जब ये फाइनली हो रहा है तो एक 2014 में किसकी लहर थी हम सबको पता है, अब 2024 में किसी और की लहर नहीं, राम जी की लहर है। तो मैं तो उसी के लिए वोट दूंगा, ये तो मेरा परफेक्ट है। भारतीय के नाते बोल रहा हूँ कि हमें भी काम करना है। मोदी जी आके झाड़ू नहीं मारेंगे, हमको भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब जब इकट्ठा होंगे ना तभी कुछ देश आगे बढ़ेगा। चले और बिल्कुल टाइम टू टाइम हम अब रायपुर राजधानी पहुंच गए हैं। वंदे भारत ने हमें बिल्कुल टाइम से पहुंचा दिया है। काफी स्मूथ हमारा एक्सपीरियंस रहा और इसीलिए वंदे भारत को सुपरस्टार कहा जाता है, क्योंकि मुझे आई फेल्ट लाइक अ सुपरस्टार वंदे भारत में बैठकर। मेरा पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन शानदार एक्सपीरियंस था। अब आइए हम आपको रायपुर घुमाते हैं, राजधानी घुमाते हैं और सुनाते हैं यहाँ पे लोगों की आवाज। किस तरह से लोकसभा 2024 के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं, कौन से हैं वो मुद्दे जो लोगों के लिए रहेंगे इस बार खास। मैंने सोचा कि मैं रायपुर कैपिटल आई हूँ छत्तीसगढ़ के, तो मैं आपको माता कौशल्या के मंदिर भी ले आऊं। माता कौशल्या का ये मंदिर जो आप मेरे बैकग्राउंड में अभी देख रहे होंगे, वो पूरे देश का सबसे पहला मंदिर है और एक लौता मंदिर है जो माता कौशल्या का है। और इनफैक्ट यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि श्री राम के वनवास खत्म होने के बाद श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ और राज्याभिषेक होने के बाद तीनों माताएं
सुमित्रा माता, कौशल्या माता और कैकेयी माता तीनों यहाँ पर आकर अपनी तपस्या में लग गए थे। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ को जय सिया राम का ननिहाल भी माना जाता है। यहीं पर माँ कौशल्या का बचपन बीता है। आपको क्या लग रहा है, इस बार श्री राम भी एक मुद्दा रहेंगे 2024 आने वाले लोकसभा इलेक्शन? बिल्कुल रहेंगे जी। क्यों आपको ऐसा लग रहा है? बस मुद्दा राम जी, हिंदू राष्ट्र हमारा। हाँ। सबसे बड़ी चीज हिंदू राष्ट्र हमारा। हाँ। ये मेन मुद्दा हमारा। सब एक तरफ है, पर मोदी जी सिर्फ मोदी जी है, उनके नाम पे वोट जाना ही जाना है। सबको संभाला है, चाहे पूरा हिंदुस्तान को पूरा बदल के रख दिया है। यहाँ तो यहाँ विदेश के लोग भी सिर्फ उनके नाम से ही डरते हैं। शिक्षा को ही आप खत्म करते जा रहे हैं। गरीब आदमी का बच्चा तो नहीं पढ़ सकता ना, गरीब आदमी का बच्चा कहाँ पढ़ने जाएगा, मुझे आप ये बताइए। नहीं पढ़ सकता ना, फिर क्या होगा फिर देश का इसका। दिल्ली से यहाँ घूमने आए? बिल्कुल घूमने आया हूँ यहाँ पर। मुझे पता लगा यहाँ पर ये माता कौशल्या की जो जन्मभूमि है, तो मैंने कहा चलो देख के आते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल देखना भी चाहिए, अपने हमारे देश के संस्कृति है सब बताया उसको। आपको क्या लग रहा है 2024 में आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? आपको लगता है कि श्री राममय जैसे हो रहा है पूरा देश, आपको लगता है कि सिया राम के नाम पे भी वोट पड़ेंगे? एकदम सिया राम के नाम तो पड़ेंगे ही। राम जी के पूरा एकदम राम में सब लोग चल रहे हैं, एकदम है कि नहीं, उन्हीं का सब कुछ कृपा है। तो 2024 में भी मोदी रहेंगे, 2029 तक रहेंगे, 2029 के बाद भी मोदी रहेंगे। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मोदी ऐसा काम ही कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, उनके जो ऑपोजिशन में ये इंडिया अलायंस की बात हो रही है, पूरे इंडिया अलायंस के लोग भी नहीं है, वो तो एकदम जीरो है, उसका इतना नाम ही मत लीजिए। इंडिया अलायंस कुछ नहीं होने वाला है, मोदी के सामने कोई टिकने वाले नहीं है। इंडिया अलायंस क्यों नहीं टिकेगा? आपको क्या लग रहा है इंडिया अलायंस की कमजोरी का सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? उनका कोई इंडिया अलायंस में कोई है ही नहीं, कोई उनके मोदी के टक्कर में कोई भी नहीं है। मोदी के साथ कोई मतलब ये नहीं है कि हाँ कोई उनसे कर सकते हैं। तो आपको लगता है फ्लॉप होगा? हाँ, एकदम फ्लॉप होगा। राम मंदिर को लेकर जनभावना बीजेपी के पक्ष में बहुत हद तक दिख रही है, लेकिन भूपेश बघेल की पिछली कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ परियोजना के तहत राज्य के 9 स्थानों को चिन्हित कर उसका विकास करने की शुरुआत की थी। भले ही उनकी वापसी नहीं हो सकी, लेकिन भूपेश बघेल सरकार ने इन स्थानों में से अधिकांश का काम पूरा कर लिया है। इसमें 2 का जिक्र खास तौर पर किया जा सकता है। शिवरी नारायण, जहां श्री राम ने शबरी के जूठे बेर खाए थे। इसका नाम भी शाबरी और नारायण यानी भगवान के नाम को मिलाकर शिवरी नारायण रखा गया है। दूसरा है चंदखुरी, जहां माता कौशल्या का जन्म हुआ था। रायपुर के करीब चंदखुरी गांव में 128 तालाब हैं और उनमें से एक के बीचों बीच बना है माता कौशल्या का ये मंदिर। तालाब के बीचों बीच स्थित कौशल्या माता का ये मंदिर अपने आप में काफी अद्भुत है। हालांकि यहाँ पे अभी काम चल रहा है, इसे और भव्य बनाने की तैयारी यहाँ पर लगातार चल रही है। लेकिन मेरे ही पीछे जो माता कौशल्या जी का मंदिर आप जो देखेंगे, उनकी मूर्ति अगर आप देखेंगे तो अपने आप में काफी दिलचस्प उनकी मूर्ति है। और इस मूर्ति में आपको 2 प्रतिमाएं नजर आएंगी, जिसमें से बाएं हाथ में बाल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बाल रूप में आप देख सकते हैं उनको, और माता कौशल्या ने उन्हें गोद में लिया हुआ है। इसीलिए आप ये मूर्ति जो देख रहे हैं, ये एक लौती मूर्ति है माता कौशल्या की, जो पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ यहीं पर स्थित है। और मां कौशल्या के इस रूप का दर्शन करने के लिए देश भर से लोग यहाँ पर लगातार दर्शन के लिए आ रहे हैं। और माता कौशल्या का क्योंकि ये जन्मस्थान भी था, तो यहाँ पर माता कौशल्या की अनुभूति यहाँ के सारे श्रद्धालुओं को आज भी उतनी ही महसूस होती है। यहाँ से हम आपको लिए चलते हैं गढ़ कलेवा, जो रायपुर में जायके का एक मशहूर ठिकाना। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोला जाता है, राइस बोल ऑफ इंडिया, और इसीलिए यहाँ के सारे फ्लेवर्स आप देखेंगे राइस के इर्द गिर्द, चावल के इर्द गिर्द ही होते हैं। यहाँ के जितने भी डेलिकेसीज है, जैसे कि ये एक फर्रा है जो काफी न्यूट्रल रहता है पैलेट पे, बहुत ज्यादा तीखा नहीं होता है, नमक कम सीजनिंग होती है इसमें। और इसको आप ये बहुत ही तीखी चटनी जो आप देख रहे हैं रेड वाली, इसमें आप इसको डुबोकर बहुत अच्छे से स्वाद लेकर खा सकते हैं। तो ये है माड़ा पीठा, ये भी बिल्कुल चावल का बना हुआ रहता है।
इडली, इसे इडली के फॉर्म में भी आप बोल सकते हैं कि ये फ्राइड इडली होता है। इडली बना दिया जाता है और बिल्कुल उसी को फ्राई कर दिया जाता है तो माड़ा पीठा बन जाता है। फिर 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ का कैपिटल बन गया। इस तरह से रायपुर को बसाया गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे चुनावी जर्नी देखेंगे बीजेपी और कांग्रेस की, तो वो अपने आप में काफी ज्यादा दिलचस्प है। और वो इस प्रकार है कि 1996 में रमेश बैस भारतीय जनता पार्टी द्वारा उतारे गए थे और उन्होंने ये सीट छोड़ी ही नहीं। वे लगातार 30 साल तक यहाँ के सांसद बने रहे, 2019 तक। तो ये जाहिर सी बात है बीजेपी का गढ़ माना गया है रायपुर। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार सुनील सोनी को उतारा मैदान में। सुनील सोनी उतने ज्यादा पॉपुलर तो नहीं हो सके, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वेव थी और उस वेव में वो भी जीत गए। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये बीजेपी का बहुत हैवी वेट सीट है। रायपुर कारोबार का भी अच्छा खासा केंद्र है, लेकिन यहाँ के कारोबारियों को केंद्र सरकार से कुछ शिकायतें हैं और ये 2024 के लिए चुनावी मुद्दा बन सकता है। जीएसटी जब से लागू हुआ है 2017 से इतने ज्यादा उसमें संशोधन हुए हैं। दूसरी बात, एक व्यापारी के लिए इतने ज्यादा कंप्लाइंसेस है इसमें, इतने उसको रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं कि वो अपने धंधे से उसका ध्यान भटक जाता है। हो इनकम टैक्स हो चाहे कोई भी चीजें हो, सरकार लागू करती है और लागू करने के बाद में अफसरशाही हावी हो जाता है। उसका वजह है कि व्यापारी के जो नेता हैं बोल रहे हैं, चाहे व्यापारी संगठन से जुड़े हुए हैं, इनको प्रॉपर महत्व नहीं दिया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना हर बार निकलती है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें हैं। सब इतने सांसद होने के बाद आज भी जो आवास मिल रहा है, आवास किनको मिल रहा है? जिनके पास ऑलरेडी आवास है। जो सड़क पे लोग सो रहे हैं उनको आवास मिलना चाहिए। गरीबी रेखा के जो चावल है, आज भी एक मुट्ठी लेने के लिए गरीब आपके दरवाजे पे आता है, उसको चावल मिलना चाहिए 35 किलो। बस यही मैं सोच है। रायपुर लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। 5 साल तक शासन करने वाले भूपेश बघेल की राजधानी में बीजेपी ने यहां की 8 सीटों पर कब्जा जमाकर अपनी ताकत दिखाई और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली। आज वंदे भारत के इस एपिसोड में हमने आपको रायपुर की रिपोर्ट दिखाई। अगले एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे राजनांदगांव और दिखाएंगे कि क्यों छत्तीसगढ़ को कहा जाता है धान का कटोरा और क्या है 2024 के लिए राजनांदगांव का चुनावी समीकरण। सुमिरा जप्पन, आज तक।